ऑलराइट, तो आपको ये समझ आ गई है पहला पॉइंट? यस। ऑलराइट, सिमिलरली थिंक अबाउट, एग्जांपल तो वैसे बहुत रेलेवेंट नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल ये ज्यादा अच्छी एग्जांपल फिर भी बन जाती है। जैसे आप गोरमे को ले लो, तो गोरमे जो है वो अब अपनी चीजें बनाता है, और अपनी चीजें जो गोरमे की जितनी भी आइटम्स हैं, जो उनकी सॉफ्ट ड्रिंक है, वो कहाँ बेचते हैं? सर आउटलेट, उनका जो गोरमे का आउटलेट है, जो अपना आउटलेट है। ऑल्दो ये मर्जर की एग्जांपल नहीं है, इंटीग्रेशन की, लेकिन मैं एडवांटेज चूंकि सिमिलर है, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दैट एग्जांपल। तो अब गोरमे डज नॉट फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सेलिंग देयर प्रोडक्ट, व्हाटएवर दे प्रोड्यूस, उनकी आइसक्रीम है या मिल्क है या उनका हलवा है या व्हाटएवर दे प्रोड्यूस, नाउ दे डू नॉट हैव ए फियर कि कहाँ रखवाएं, दुकानदार लेगा कि नहीं लेगा, क्योंकि दुकानदार को भी एक डाउट होगा कि पता नहीं लोग लेते हैं कि नहीं लेते, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ शेल्फ स्पेस। तो वो अपनी आउटलेट में जो बनाते हैं रख देते हैं। अब लोग वहां विजिट करेंगे तो वो चीजें भी देखते हैं, वो ले लेते हैं। अब गोरमे कोला किसने लेनी है? कोई भी नहीं लेता। लेकिन जब आप गोरमे जाते हैं तो सम टाइम यू बाय इट, चलो यार अब इस आउटलेट में आए हुए हैं तो पेप्सी कोक को रहने दो, गोरमे कोला ले लेते हैं। आए जो हैं दूसरी दुकान पे कौन जाएगा? तो इट हैपेंस, एंड दैट इज द बिगेस्ट एडवांटेज इफ देयर इज फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन के। अगर आप सेकेंडरी से टर्शियरी में जा रहे हैं तो आपकी ये जो हैजर्ड है ये खत्म हो जाएगी कि चीजें मार्केट में पहुंचे कैसे, उस प्लेस पे कैसे जाएं जहां से लोग बाय कर सकें। तो ये आसान काम हो गया, तो आपको रिस्क कम हो गया। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर कैन बी ऑब्टेन्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर्स विजिट शॉप्स, दे डू नॉट विजिट फैक्ट्रीज। तो जो भी उनको अगर कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो कस्टमर्स कहाँ जाकर कंप्लेन करते हैं? शॉप पर। जनाब लास्ट टाइम आपका प्रोडक्ट लेके गए थे, इट डिडंट वर्क वेल, तो वो प्रॉब्लम बताते हैं। एंड देन क्योंकि वो आउटलेट भी अगर मैन्युफैक्चरर की है तो वो आउटलेट वाले अपने बिजनेस को बता देते हैं कि देयर वाज अ प्रॉब्लम विद द प्रोडक्ट, एंड देन दे कैन टेक एक्शन क्विकली टू रिजॉल्व दैट इशू व्हिच वाज एक्सपीरियंस्ड बाय अ कस्टमर और कस्टमर्स। तो वो जल्दी से कस्टमर की फीडबैक के हिसाब से एक्शन ले लेते हैं और वो इशू को रिजॉल्व कर लेते हैं या करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज तो मैन्युफैक्चरर कोई और है, आउटलेट पे कोई और बिजनेस मौजूद है या चला रहा है उसे, तो उसमें प्रॉब्लम रहेगी। क्यों? क्योंकि कस्टमर फीडबैक उधर दे रहा है, अब आउटलेट वाला मैन्युफैक्चरर को बताएगा तो कोई बात बनेगी ना। मैन्युफैक्चरर की सेल कम हो रही है और मैन्युफैक्चरर हैज नो आइडिया व्हाई सेल्स इज गोइंग डाउन, बट वंस मैन्युफैक्चरर टेक्स ओवर अ रिटेलर और अ रिटेल आउटलेट, तो जब भी कंप्लेंट आएगी मैनेजर विल बी इन्फॉर्म्ड क्विकली, क्योंकि वो रिटेल आउटलेट भी मैनेजर की सॉरी मैन्युफैक्चरर की है। तो उससे दे विल टेक एक्शन क्विकली और दे कैन स्टॉप देयर सेल्स टू गो डाउन फर्दर, वो जल्दी से एक्शन ले सकते हैं। तो ये एक इंफॉर्मेशन का फायदा है। उसके अलावा खाली ये नहीं कि प्रॉब्लम्स क्या हैं, इंप्रूवमेंट्स रिगार्डिंग अ प्रोडक्ट, कि अगर उसके कोई टेस्ट का इशू है या उसकी अगर कोई बिल्ड क्वालिटी अच्छी नहीं है या अप टू द मार्क नहीं है या अच्छी हो सकती है, तो कस्टमर की सजेशन जो आती हैं उनसे भी आप आइडिया लेकर यू कैन फर्दर improve your product for the next time। तो ये फायदा होता है जिससे बेटर कस्टमर सेटिस्फेक्शन आपको फिर लेटर ऑन आएगी, गुड इमेज और रेपुटेशन, सेल्स, प्रॉफिट वगैरह आप बता सकते हैं। अच्छा, फिर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द रिटेलर इज एंजॉयड बाय द बिजनेस इटसेल्फ। ये समझ आती है क्या? कि पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें छोटी सी, कि लेट्स से कि देयर आर टू बिजनेसेस, बिजनेस ए एंड बिजनेस बी। तो बिजनेस ए जो है ना, ये लेट्स से आपका मैन्युफैक्चरर है और ये आपका रिटेलर है जिसकी रिटेल आउटलेट। अब ये लेट्स से शूज बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ये शू मैन्युफैक्चरर है और ये वन पेयर ऑफ शूज बनाते हैं। लेट्स से हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये बनाते हैं $20, ठीक है, वन पेयर ऑफ शूज, और ये आगे बेचते हैं $22। और आगे जब इनसे कस्टमर लेने आता है, ये सी फॉर कस्टमर है, राइट, तो ये बी जो जिनकी रिटेल आउटलेट है वो बेचते हैं आगे $24, यानी कि जो कस्टमर को प्राइस पे करनी पड़ रही है वो 24 है। सॉरी। अच्छा, अब नाउ लेट्स से मैन्युफैक्चरर ए बायज बी,
now they will be producing at the same cost, $20 की बना रहे हैं, अब $22 की आगे नहीं बेच रहे, वो आगे ये खत्म हो गया, क्योंकि बी को कितना प्रॉफिट हो रहा था, बी को प्रॉफिट हो रहा था $2 का, क्योंकि वो 22 की चीज ले रहा था और 24 की बेच रहा था, ऐसे ही है ना। और ए को भी $2 का प्रॉफिट हो रहा था, क्यों? क्योंकि वो 20 की बना रहा था, ये कॉस्ट थी ना, ये कॉस्ट है $20, और वो 22 की आगे बेच रहा था, उसको भी $2 का, यानी कि $2 रिटेलर को प्रॉफिट हो रहा है, $2 मैन्युफैक्चरर को हो रहा था। अब मैन्युफैक्चरर और टेलर दोनों सेम हो गए। अब एक क्या कर रहा है, 20 की बना रहा है, 20 की बना रहा है और 24 की बेच रहा है। अब कस्टमर को तो नहीं पता ना, वो तो 24 की पहले भी ले रहा है, अभी ले रहा है, तो अब $4 का प्रॉफिट सीधा मैन्युफैक्चरर को ही हो रहा है, क्योंकि अब रिटेलर भी उन्हीं का ही है। तो ये है कि जो $2 का प्रॉफिट है, नाउ इट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय द मैन्युफैक्चरर टू, और उसका प्रॉफिट $2 से $4 हो जाएगा। गॉट इट? यस। तो ये यहाँ पर बताया कि प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द रिटेलर इज एंजॉयड बाय द बिजनेस इटसेल्फ। प्रॉफिट मार्जिन क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक परसेंटेज होती है, एक एब्सोल्यूट फिगर नहीं होती, 10%, 20%, इसलिए प्रॉफिट मार्जिन का वर्ड है, तो इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो जैसे कि हम कहते हैं कि अगर आप एक चीज बेचेंगे तो 10% प्रॉफिट होगा, 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ द ना, वैल्यू ऑफ द सेल्स। तो अगर आप ज्यादा चीजें बेचेंगे तो उसका 10% लेके प्रॉफिट आ जाएगा, इसीलिए ये प्रॉफिट मार्जिन लिखा हुआ है कि परसेंटेज में प्रॉफिट आ रहा है। अच्छा, फिर नो नीड टू कीप कंपीटिंग ब्रांड्स, ये भी बात है। क्या गोरमे पेप्सी और कोक रखता है अपनी शॉप पे? कभी देखी है आपने? नो। नो, पहले वो रखते थे। आई एम टेलिंग यू फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, yes, they used to keep Pepsi and Coke in their outlets, but once they started making their own soft drink, उन्होंने हटा दिया, उनकी मर्जी है ना। अब अगर गोरमे कोला किसी ने लेना है तो इट विल ओनली बी अवेलेबल इन गोरमे आउटलेट। तो ये एक फायदा है कि अब वो कंपीटिंग ब्रांड्स निकाल देगा। तो उससे फायदा ये होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर आपका अपना आउटलेट नहीं है, तो आपकी अगर आउटलेट पे चीज पड़ी हुई है तो आपके कंपीटिंग ब्रांड्स की भी चीज पड़ी हुई है। तो पीपल हैव अ चॉइस, सम पीपल विल बाय फ्रॉम यू, सम पीपल वोंट, दे बाय अ कंपीटिंग ब्रांड। लेकिन अगर आपने उस आउटलेट को खरीद लिया है, नाउ ओनली वन ब्रांड विल बी देयर एंड दैट विल बी योर्स। तो अब जब कस्टमर आएगा, जो मर्जी बाय करे, वो आपका ही ब्रांड लेकर जाएगा, क्योंकि कंपीटिंग ब्रांड कोई पड़ा ही नहीं हुआ। ये एक डिसएडवांटेज भी है कि इट रिड्यूसेस द चॉइस फॉर कस्टमर्स, एंड कस्टमर्स माइट नॉट विजिट द शॉप कि यार वहां तो एक ही ब्रांड पड़ा होता है। यस, लेकिन हम एडवांटेज की चूंकि बात कर रहे हैं, तो अगर कस्टमर वहां जाएगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि गोरमे कोला वैसे आम दुकान पे पड़ी हो कोई नहीं लेगा, लेकिन जब गोरमे गए हैं, पिज्जा ले लिया आपने, कोई और पैटीज ले लिए, कुछ और चीजें ले ली, तो आपने कहा चलो यहाँ से ही गोरमे की ले लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक, तो इट हैपेंस। तो ये एक आपको फायदा है कि कंपीटिंग ब्रांड चूंकि नहीं पड़े होते, तो चांसेस आर देयर दैट पीपल वुड बाय योर प्रोडक्ट मोर ऑफन, क्योंकि वो नहीं चाह रहे कि दे विल बाय फ्रॉम सम अदर शॉप या वहां ट्रेवल करके जाएं। तो ये एक फायदा हमें यहाँ नजर आ रहा है। फिर मोर कंट्रोल ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट। यस, कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप एक मैन्युफैक्चरर हैं और बीच में ना, मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ देना चाहूंगा क्योंकि उसके बगैर शायद ज्यादा अच्छे से समझना है। वैसे लेटर चैप्टर में हमने ये पढ़ना है। आपके पास ना मैन्युफैक्चरर है, ये एम, ये आगे एक आ गया डब्ल्यू, इसको बोलते हैं होलसेलर। उससे आगे आ जाता है आर, एक बंदा यानी कि रिटेलर, और उससे आगे हम एज्यूम करते हैं हमारे पास आता है सी यानी कि कस्टमर। ये नॉर्मली चेन होती है जो कि फॉलो की जाती है, सप्लाई चेन इसको बोलते हैं। तो मैन्युफैक्चरर क्या करता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो अपनी चीजें होलसेलर को बेच देता है। होलसेलर इज अ लार्ज बिजनेस which buys in bulk from the manufacturer. It has its own transport system, warehouse, वो चीजें लेकर स्टोर कर लेता है और बाद में फिर छोटी क्वांटिटीज में या जितना भी रिक्वायर होता है आगे रिटेलर्स को देता है। या एक रिटेलर यहाँ पर मौजूद है, एक रिटेलर शायद यहाँ पर है, उसको भी देगा, राइट। फिर एक रिटेलर शायद यहाँ पर भी मौजूद है तो होलसेलर उसको भी दे रहा है, तो वो डिफरेंट रिटेलर्स को देता जा रहा है।
और आगे फिर कस्टमर को सारे दे रहे हैं, चीजें सप्लाई कर रहे हैं, राइट। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर मैन्युफैक्चरर का कोई एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है which is a very high quality और मैन्युफैक्चरर नहीं चाहता कि इट विल बी अवेलेबल इन एवरी ऑर्डिनरी शॉप, ये एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट है तो इट मस्ट बी अवेलेबल एट एक्सक्लूसिव शॉप्स। तो अब आपने होलसेलर को बेच दिया, तो अब होलसेलर का ब्रांड थोड़ी है वो तो कहेगा भाई मैंने बेचना है, जिसको मर्जी बेचूं। वो कह रहा है जहां बिकता है बिक जाए। अब इमेजिन करो कि अगर एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है और वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी शॉप में पड़ा हुआ है, तो डू यू रियली थिंक दैट अ वेरी ऑर्डिनरी शॉप विल बी विजिटेड बाय हाई इनकम ग्रुप? बताओ। नो। नो। अच्छा क्यों? क्योंकि एक तो ये कि वो विजिट नहीं करते, वो तो विजिट करते हैं अच्छी शॉप, जैसे यहाँ पर डिफेंस में आपकी कोई शॉप है अच्छी सी, या एम आलम रोड पे है, वो विजिट करना पसंद करेंगे। अच्छा तो वहां पर आपका इमेज खराब होगा कि सच एन एक्सक्लूसिव और एक्सपेंसिव आइटम इज अवेलेबल at ordinary stores as well. So manufacturer might not let that happen. और उसके लिए वो कहेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन मेरे कंट्रोल में रहे। अगर मैंने ये होलसेलर को दे दी तो वो तो कहीं पर भी चीजें अपनी सप्लाई करता फिरेगा, जिससे चीजें बिके या ना बिके, बट इट विल गिव अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो वो फिर अपनी आउटलेट, वो होलसेलर को छोड़ के अपनी आउटलेट बनाता है और डायरेक्ट फिर अपनी आउटलेट में प्रोवाइड करेगा वो। और वो उसकी आउटलेट ऑफ कोर्स, उसका डिजाइन, उसकी लुक वो उस लेवल की होगी कि इट विल डिपिक्ट दैट यस इट इज अ हाई क्वालिटी शॉप एंड दिस प्रोडक्ट मस्ट बी सोल्ड थ्रू दैट शॉप। तो आपका इमेज जो है एज अ हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरर वो अफेक्ट नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कि व्हेन मैन्युफैक्चरर डज नॉट वांट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोडक्ट एट एवरी प्लेस and they want it to be sold through specific shops which are famous for selling such products, जैसे कि कोई हाई क्वालिटी है अगर, तो इसीलिए अगर ऐसा चाहते हैं, जैसे यहाँ लिखा है मोर कंट्रोल आ गया। अब चूंकि आप अपनी चीजें बनाकर अपनी ही दुकानों पे बेच रहे हैं जैसे गोर में कर रहा है, तो अब ये डर नहीं है। आपकी दुकान बहुत अच्छी क्वालिटी की चीजें बेचती है और डिजाइन भी ऐसे किया गया है, तो आप अब आसानी से अपनी प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं अपनी आउटलेट्स पे, ठीक है। तो उससे आपके इमेज के को अफेक्ट होने के चांसेस नहीं है। जी, एनी क्वेश्चन? नो। नो। अच्छा आगे बैकवर्ड है लेकिन और कॉन्ग्लोमरेट भी है, लेकिन अभी हम शायद खत्म नहीं कर पाएंगे, अगली क्लास चलेगी। तो आई थिंक दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट